नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती हैं 2025 की उसके बारे में। लेकिन उस वीडियो की शुरुआत से पहले बहुत सारे युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती की, उनके मन में बहुत एक बड़ी शंका रहती है कि आखिर इस नौकरी में होता क्या है। अपन सब तैयारी कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक का आखिर कार्य क्या होता है, कृषि पर्यवेक्षक कहाँ बैठता है, कृषि पर्यवेक्षक महीने में कितने दिन ऑन ड्यूटी रहता है, कितनी उसको अवकाश मिलता है, किस प्रकार उसका ऑफिस रहता है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए और ये जो अपने जॉब हैं, इस भर्ती की, इस नौकरी की जो खासियत हैं, जो इसके इम्पोर्टेंस हैं, वो बताने के लिए, ताकि युवाओं को मोटिवेशन मिल सके, इस नौकरी के प्रति असली रुझान मिल सके। इसलिए इस वीडियो में शुरुआत में मैं आपको कृषि पर्यवेक्षक की जो नौकरी है उसकी जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं सारी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को। और बाद में अपन बात करेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। और जो भी भाई युवा साथी आपके तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है, ताकि हो सके क्या 1% चांस उनका भी मोटिवेट हो जाए इसके फ़ायदे देखकर, और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और सबका नंबर आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार अपना एक ऑफिस रहता है ग्राम पंचायत के अंदर। ग्राम पंचायत में इस तरफ पटवार भवन रहता है। पटवार भवन के पास में एक किसान सेवा केंद्र बना हुआ है। किसान सेवा केंद्र के भीतर अपन चलते हैं तो एक इस प्रकार का एक मेन ऑफिस रहता है। आपको लगभग 99% जो आपके किसान सेवा केंद्र हैं वो लगभग इसी प्रकार के मिलेंगे। एक अपने शानदार फर्नीचर की टेबल रहती हैं, कुर्सी रहती हैं, साथ ही 4-5 कुर्सियां लगभग इस प्रकार की रहती हैं। एक आपको स्टेशनरी सामान रखने के लिए अलमारी मिलती हैं। दोनों तरफ इस ऑफिस के आपको खिड़कियां मिलेगी। इस तरफ आपको सरकार की ओर से लगा हुआ वाईफाई मिलेगा, जिसमें अनलिमिटेड नेट रहता है, BSNL कंपनी का रहता है। ये अच्छे प्रकार से विद्युत का इसके अंदर काम हो रखा है। तो इसी कमरे के इस तरफ बाथरूम बना हुआ है, लेट बाथ विद पानी का कनेक्शन भी है। एक कमरा ये स्टोर रूम कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा जो भी चेयर्स हैं वगैरह, साफ़ सफाई करने के सामान, चारपाई वगैरह भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। और लाइट पंखा इसके अंदर भी लगा हुआ है और इसके अंदर भी लगा हुआ है। तो जो ये अपने मेन ऑफिस हो गया, इसके साथ में एक अपने हॉल और बना हुआ मिलेगा। इस हॉल के अंदर लगभग 50-60 आदमी की आप प्रशिक्षण करवा सकते हो, कोई विभाग का कार्य हो। आपको इस प्रकार से और एक्स्ट्रा चेयर्स भी मिलती हैं, दरिया भी मिलती हैं। ये हॉल थोड़ा साइज़ में बड़ा है, दोनों तरफ इसके भी विंडो हैं। और लगभग पूरे राजस्थान में इसी पैटर्न में जो नए किसान सेवा केंद्र बने हैं, इसी पैटर्न में आपको बने हुए मिलेंगे। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको अपना कार्यालय बता दिया है। लगभग 99% आपके जिस भी ग्राम पंचायत में पोस्टिंग होती हैं, वहाँ आपको इसी प्रकार का कार्यालय मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इस नौकरी की और बुनियादी ढांचे की। तो एक पहला जो सवाल है वो है, बिफोर प्रोबेशन सैलरी कितनी रहती है। तो लगभग 2400 पे ग्रेड में 14,600 इसके अंदर बेसिक्स पे मिलता है अपने को। उसमें से अपने कटौती होने के बाद लगभग 13,600 अपने को सैलरी मिलेगी, लगभग 2 साल तक प्रोबेशन होने तक। प्रोबेशन होने के बाद कितनी मिलती है? प्रोबेशन होने के बाद लगभग आपके 28 से लेकर 30,000 रुपये तक आपके सैलरी आएगी, और उसमें कटौतियाँ भी शामिल हैं। अब अगला सवाल है कि 8वां वेतन आयोग जो लगेगा उसके बाद सैलरी क्या हो जाएगी। तो 8वां वेतन लगने के बाद लगभग अपनी सैलरी फिक्स तो कोई नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 45,000 से 52,000 के बीच में अपनी सैलरी मूव करेगी। तो ये हो गया अपना एक दूसरा टॉपिक। फिर अगला डाउट रहता है कि कृषि पर्यवेक्षक के कार्य क्या क्या रहते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक के कार्य जो सरकार की योजनाएं हैं, मुख्यतया जो DBT स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिशियल थ्रू अकाउंट, तो उसके अंदर अपने को जैसे तारबंदी कोई किसान आवेदन कर रहा है, पहले तो किसानों को जागरूक करना कि आप आवेदन करो। सरकार तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, कृषि यंत्र, सौर ऊर्जा, इन ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, बाग बगीचे स्थापना, इन सब के ऊपर अनुदान देती हैं। तो अपने को किसानों को जागरूक करना रहता है कि आप सरकार की इन योजनाओं का फ़ायदा उठाओ। फिर जब वो आवेदन करते हैं तो अपने को उनका पोस्ट वेरिफिकेशन करना रहता है। ये अपना मुख्य कार्य रहता है।
फिर अगला जो है, इनके अलावा और कार्य क्या रहते हैं कि सरकार योजनाएं चलाती हैं सालाना, अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग ज़िलों के अंदर, अलग अलग पंचायत समितियों में अलग अलग योजनाएं हर साल रन करती रहती हैं। जैसे एक योजना है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये हो गई। इसका अपने को क्लस्टर बनवाना रहता है। हो सकता है किसी साल अपने यहाँ नहीं चले, किसी साल और जगह चल रही हो तो अगले साल यहाँ चलेगी। इस प्रकार ये योजनाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा PKVY प्राकृतिक खेती विकास, परंपरागत खेती विकास योजना है। इसके अलावा जो एक आत्मा योजना आपने नाम सुना हुआ, आत्मा, उसके अंदर भी अपने को कार्य करना पड़ता है। उसके अंतर्गत मुख्यतः काम ये रहता है कि हर ग्राम पंचायत से अपन किसानों को, जो उन्नत किसान हो, जो पशुपालन में अच्छा कर रहे हो, जो खेतीबाड़ी में अच्छा कर रहे हो, जो सब्जी उत्पादन में अच्छा कर रहे हो, उद्यान में कोई किसान जैविक खेती में अच्छा कर रहा हो, ये 4-5 तरह की ये योजनाएं हैं। इनमें अपने को अच्छे अच्छे किसानों को सेलेक्ट करके और उनकी जो गतिविधियां रहती हैं उनको अपने को एक फाइल बना के और अपने को आत्मा ऑफिस में जमा करवानी रहती हैं। वहाँ उन पत्रावलियों का चयन करके उनको अंक प्रदान किया जाता है और उन अंकों के आधार पर उनको 10,000 रुपये का इनाम मिलता है पंचायत समिति लेवल पर। तो ये हो गया अपना एक कार्य हो गया। इसके अलावा प्रशासनिक शिविर हो गए। जैसे प्रशासनिक शिविर में आपने सुना होगा महंगाई राहत शिविर हो गए, प्रशासन गाँव के संग अभियान चले थे पहले, अभी चल रहा है ग्रामीण सेवा शिविर अभियान हो गया, प्रशासन घर घर जाता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक जो शिविर चलते हैं उनके अंदर भी अपनी ड्यूटी लगती है और अपने को वहाँ पर मौजूद रहना पड़ता है, अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो लगभग साल के अंदर 2 बार अपने को रबी और खरीफ में अपने को जिस प्रकार अपने आवंटन होता है उस प्रकार अपने को सॉइल सैंपल कलेक्ट करने रहते हैं किसानों के खेतों से, और उनकी जब रिपोर्ट आए तब उनको वितरण करना रहता है। इसके अलावा विभागीय प्रशिक्षण हो गए कोई, जैसे महिला प्रशिक्षण चल रहे हैं अभी, लगभग पूरे राजस्थान में अभी महिला प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो हर ग्राम पंचायत के एक गांव में, जैसे जनरल कैटेगरी की हो गई, तो जनरल कैटेगरी की अपने को 30 महिलाओं को इकट्ठा करके उनको विभागीय सारी योजनाओं की जानकारी रहती है। 1 दिवसीय रहता है वो। और इस प्रकार अपने किसी पंचायत में SC के अलॉट होते हैं, किसी पंचायत में ST के अलॉट होते हैं। तो इस प्रकार अपने महिला प्रशिक्षण करवाने रहते हैं। कहीं कहीं अपने को प्राकृतिक खेती के जागरूकता प्रशिक्षण करवाने रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो चलते रहते हैं, ये कोई ज़्यादा अपने भारी काम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल काम है अपने को अगर व्यवस्थित तरीके से करें तो। फिर अगला सवाल है कि एक मंथ में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो जो शनिवार रविवार का अपने को प्रत्येक सप्ताह का अवकाश मिलता है, तो लगभग 8 छुट्टियां तो ये हो गई अपने 4 सप्ताहों की 2-2 छुट्टी के हिसाब से 8 छुट्टियां तो ये हो गई, प्लस लगभग अपने जो सरकारी अवकाश रहते हैं जो भी, जैसे गुड फ्राइडे हो गया, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, ईद उल जोहा, गुरु नानक जयंती वगैरह, तेजा दशमी, सारी छुट्टियां तो लगभग महीने के अंदर अपने को 3-4 छुट्टियां ये मिल जाती हैं। कोई अवकाश कलेक्टर साहब की तरफ से रह जाता है। तो इस प्रकार अपने लगभग महीने में 10-12 दिन अपने को अवकाश आसानी से रह जाता है। अगला सवाल ये रहता है कि इसमें प्रमोशन कब होता है। तो प्रमोशन का यूँ है कि अभी कृषि पर्यवेक्षकों ने हाल ही में कुछ आंदोलन भी किया था हमने सब ने, तो उसके अभी फ़र्क पड़ेगा प्रमोशन होने पर। और कार्यकारिणी ने भी अच्छे से अपने का प्रस्ताव रखा इसके ऊपर, और आयुक्तालय ने भी हमारी लगभग मांग मानने के ऊपर अपनी वो रखी। तो बाकी अपन नॉर्मल देखें तो लगभग 7 साल की अपन अगर ड्यूटी कर लेंगे तो अपने वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में हो जाएगा अपना प्रमोशन, जहाँ पे अपने को 3600 पे ग्रेड मिलने लग जाएगा। और लगभग अपन 12-13 साल अगर आपके BSc MSc हैं तो लगभग 12-13 साल में आप AAO के ऊपर पदोन्नत हो जाओगे। ऐसा अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। फिर अभी जो अगला सवाल आता है, ये तो हो गई अपने नौकरी की बात सारी हो गई। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो इस नौकरी से संबंधित और क्या होता है मैं आपको आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगला अब अपन भर्ती के बारे में बात करेंगे। अभी जो 2025 की भर्ती में तो पोस्ट कितनी बढ़ेगी, नई ग्राम पंचायतों का परिसीमन हो रहा है। अभी जैसे किसी तहसील के अंदर 9 पंचायतें हैं तो कम से कम वहाँ पर 3 पंचायतें और अतिरिक्त बनेगी। एवरेज अपन बात करें तो 3-4 पंचायतें
और लगभग हर अपने तहसील स्तर पर नई बनेगी। तो जब नई बनेगी तो वहाँ पर पंचायत बनेगी तो कृषि पर्यवेक्षक भी बैठेगा, वीडियो भी बैठेगा, पटवारी भी बैठेगा। लगभग हर विभाग में भर्तियाँ आने वाली हैं बहुत ज़्यादा। अपन कृषि विभाग की बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक के भी बहुत शानदार पदों में भर्ती होगी। और जब लगभग 9 से लेकर 11 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक डब्ल्यू बैठता है, तो जब इतनी पंचायतें बढ़ेगी तो डब्ल्यू के पद भी बढ़ेंगे, वरिष्ठ के पद भी बढ़ेंगे। तो भविष्य काफ़ी इसके अंदर सुनहरा रहने वाला है। आपका बहुत जल्दी प्रमोशन होगा और जल्दी आपके अच्छी सैलरी मिलती रहेगी। तो वो एक बाद की बात है। लेकिन अभी जो घोषणा हुई है उसके अंदर 1299 कृषि पर्यवेक्षक के पदों के ऊपर एक ऑर्डर आया था और सहायक कृषि अधिकारी के 259 पदों पर आया था। ये कृषि विस्तार और उद्यान के मिला के बात कर रहा हूँ मैं। तो इनके ऊपर अभी भर्ती होने वाली है। अगली बात करेंगे अपन कि कृषि पर्यवेक्षक की योग्यता क्या है। योग्यता है 12th एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या फिर आपने 12th बायो से या किसी और से की हो तो आप बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, ये आपका या तो फिर 12th एग्रीकल्चर तक या फिर 12th दूसरी सब्जेक्ट में हो तो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, ये अपनी योग्यता होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो लगभग 1 जनवरी 2026 तक उसकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। अगर उससे वो छोटा है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2026 तक उसकी उम्र 18 साल हो जाना चाहिए। छोटा है तो अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी और जो कृषि विभाग जो RSSB हैं वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप देख सकते हैं। अब इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे इस भर्ती के, तो फॉर्म लगभग सितंबर अक्टूबर में संभावना है। ज़्यादातर संभावना सितंबर महीने में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखें। दस्तावेज क्या क्या चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो दस्तावेजों में 12th की मार्कशीट लिखते जाएं आप। दस्तावेजों में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 12th दूसरी सब्जेक्ट से कर रखी है तो आपकी बीएससी की फाइनल ईयर की मार्कशीट वो हो गई। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और किसी के पास 12th के साथ में बीएससी की डिग्री भी है तो वो भी लगा सकता है, और एक अपना फोटोग्राफ। तो ये हो गए दस्तावेज। अब सवाल रहता है कि कृषि पर्यवेक्षक का ऑफिस जाने का क्या रहता है। कृषि पर्यवेक्षक सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यालय खुला रखना रहता है उसको, गुरुवार के दिन। इसके अलावा जो फील्ड का जो भी कार्य है, जैसे किसी गांव में प्रशिक्षण हो गया, किसी गांव में किसी किसान के फसलों में खराबी हो गई, किसी किसान के कोई किस्म का नॉलेज नहीं आ रहा, किसी किसान को खेती करने में कोई समस्या आ रही, तो अपन वहाँ गांव-गांव जाकर भी अपने को समाधान करने का कार्य है। तो गुरुवार के अलावा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार ये अपना फील्ड का काम रहता है। इसमें आप कोई विभागीय कार्य से ऑफिस चले गए तो इस प्रकार ये अपना वो हो गया। तो गुरुवार के दिन अपने को ऑफिस खोलना रहता है। अगला टॉपिक है कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो साथियों, कोई किताब छापता है कोई भी लेखक तो वो काफ़ी मेहनत के बाद छापता है। इस प्रकार देखा जाए तो लगभग सारी किताबें जो मार्केट में हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि सारी बेस्ट हैं। आप पर्सनली आप उस पे जाएं बुक स्टोर पे, आप जो पॉपुलर किताबें हैं उनको आप देखें, कौन सी आपको समझ में आ रही हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। आपको किस उद्देश्य से चाहिए आपको वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उद्देश्य का मतलब यूँ है कि अगर किसी छात्र ने किसी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या ऑफलाइन जाके तैयारी कर रखी है तो उसको थ्योरी की बुक नहीं चाहिए। उसका उद्देश्य थ्योरी नहीं, अगर वो कोई बुक लेना चाह रहा है तो ऑब्जेक्टिव लेगा या फिर 1 लाइनर में यूँ भी अपने रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आप सबसे पहले अपना उद्देश्य देखें। जो भी साथी किसी ऑनलाइन कोचिंग से कोचिंग कोर्स ले रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर हमने कुछ अच्छी 1-2 किताबों का नाम लिखा है जो मेरा पर्सनल व्यू है, आपको मैं लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूँ। कृषि विषय जो है उसके लिए सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन, इन तीनों सब्जेक्टों के लिए मेरी फेवरेट बुक है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, रामपाल रोंडला सर की हैं। NR सोंडा सर की भी बुक काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी उसके अंदर शानदार मैटर हैं। जीके के लिए बात करें तो
संकल्प या दीनदयाल पब्लिकेशन जो कि होशियार सिंह सर की हैं, और संकल्प जो संजय चौधरी सर की हैं वो अच्छी बुक हैं। इसके अलावा एक नई बुक आई है ब्रह्मास्त्र नाम से चल रही है गौरव सर की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक हैं। आप सारी बुकें अच्छी हैं, जो इतनी भी मार्केट में आप पर्सनली जाएं, देखें, जो आपको पसंद आए वो लेके आएँ। हिंदी के लिए सुभाष जी चारण सर की बुक हैं और सहदेव चौधरी सर की बुक हैं, ये अच्छी बुक हैं। ये सारी बुकें मैंने थ्योरी टाइप की बता दी आपको। अब अगर किसी की थ्योरी कंप्लीट हैं और वो चाहता है कि मैं अब ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैंने लिखना पढ़ना सारा मेरे हो गया है, अब मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा, तो ऑब्जेक्टिव बुक के लिए रामपाल रोंडला सर की ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, हर टॉपिक के पीछे पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन सारे दे रखे हैं। इसके अलावा निर्मल सर की 12th NCERT बुक हो गई, और सहदेव सर की बुक है एक, जिसके अंदर हिंदी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और राजस्थान जीके के लिए अशोक सर की बुक है एक PRP 4.0। तो ये सारी मैंने बुकों के नाम बता दिए आपको। इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं कि जैसे ये वीडियो हैं तो इस स्टेट राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के विद्यार्थी भी देख रहे हैं, तो उनका एक डाउट रहता है कि क्या दूसरे राज्य वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल यस, भर सकते हैं, लेकिन उनको जो पिछली जो मैंने आपको जो योग्यताएं बताई उनकी तो पूर्ति करनी ही है। साथ में उनको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, वो दूसरे रिजर्वेशन के हकदार नहीं होंगे। अगला डाउट है कि ये जो एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें जो मार्च महीने में होने वाला है, उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ पेपर पर डिपेंड करती हैं, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम 240 प्लस नंबर आने चाहिए। ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप किसी कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हैं, वहाँ अगर आपके 220, 30, 40 नंबर आ रहे हैं तो आप समझना कि आप थोड़े बहुत उसके अंदर हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को एक बार वापस और उच्चतम लेवल तक पहुँचा सकते हैं। तो और टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप बार बार ऑब्जेक्टिव बुक की प्रैक्टिस करो। जैसे आपके टेस्ट दिया आपने और कोई क्वेश्चन आया कि भेड़ की जो ये पशुओं के अंदर जो ये प्रक्रिया की जाती हैं, ये डॉकिंग किससे संबंधित हैं, तो अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप उसी समय उस सारे पेपर के अंदर जो जो आपके नेगेटिव गलत हुए उन सारे टॉपिकों को वापस पढ़ो। जैसे एक क्वेश्चन आपके इन पशुओं की क्रियाओं में गलत हो गया, एक क्वेश्चन आपके नस्लों में गलत हो गया, तो फटाफट सारे गाय भैंस भेड़ बकरी की सारी नस्लें वापस पढ़ लो भी कौन सा आपने गलत हुआ है। तो इस प्रकार आपको अपनी तैयारी को वापस धार देनी है। और साथियों, ये मैंने आपको इस नौकरी के बारे में जनरल इसकी विशेषताएं और योग्यताएं और किस प्रकार से तैयारी करनी है, इसके बारे में मैंने ये वीडियो आज शेयर किया है। आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं तो आज एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इस चैनल पे आया हूं, लेकिन जो दिनेश कुमावत सर हैं जो आपकी कंटिन्यू वीडियो डालते हैं, उनका ये मानना है कि वो 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक हैं उसके लगभग एक एक जो लेसन हैं वो हर वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे, पढ़ाएंगे उस लेसन से किस प्रकार क्वेश्चन उठते हैं। तो वो वीडियो आपके जल्द ही शेयर होने लग जाएंगे। उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अधिक से अधिक उसको दूसरे विद्यार्थियों के पास भी शेयर करना है। और ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको अपना सहयोग बनाए रखना है। धन्यवाद।